पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं, ये हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों में इकलौता नीला और हरा भरा प्लैनेट है। पर ये आज से 4.5 से 5 बिलियन साल पहले डस्ट का एक क्लाउड हुआ करता था, जहाँ न जमीन, न हवा थी और न पानी हुआ करता था। पर जब डस्ट क्लाउड के बाद जो प्रोटो अर्थ बना था, वो आज के अर्थ के मुकाबले बहुत अलग और छोटा हुआ करता था। आखिर कैसे इस अर्थ का मास बढ़ा और कैसे ये ठंडा होकर एक खूबसूरत प्लैनेट बना, तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सोलर न्यूक्लियर डिस्क मॉडल के मुताबिक आज से 6 बिलियन साल पहले हमारा सोलर सिस्टम आज जिस जगह है, वहाँ डस्ट और गैस का एक क्लाउड हुआ करता था। और आज हम ऐसे डस्ट और गैस के क्लाउड को नेबुला कहते हैं। ऐसे नेबुलास कई बिलियन ईयर्स से ब्लास्ट हो रहे स्टार्स और ब्लैक होल से निकले मैटर से बने होते हैं। तो जैसे जैसे हमारे इस नेबुला में मैटर का अमाउंट बढ़ता गया, वैसे वैसे इस नेबुला की ग्रेविटी भी बढ़ती गई और ये नेबुला गोलाकार शेप में आने लगा, क्योंकि ग्रेविटी और मास सीधे प्रोपोर्शनल है। स्टार्स के ब्लास्ट और ब्लैक होल से निकले मैटर से इस नेबुला में मैटर बढ़ता ही जा रहा था, यानी कि मास बढ़ रहा था। पर तभी अचानक हमारे नेबुला के पास मौजूद एक स्टार फट के सुपरनोवा में तब्दील हो गया। इस स्टार के ब्लास्ट से निकला शॉक वेव्स इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने इस नेबुला के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कोलैप्स कर दिया और पूरे सिस्टम को रोटेशन वाला मोशन दे दिया। मतलब अब तक जो क्लाउड जो एक सर्कल शेप का था, वो एकदम से फ्लैट डिस्क जैसा बन गया, जिसमें कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं थी। तो जब कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं थी, तो अब नेबुला का सारा मैटर डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे डिस्क में। जहाँ जहाँ मैटर घना था, वहाँ अचानक और भी मैटर एकत्रित होने लगा, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ने से उसकी ग्रेविटी भी बढ़ जाती है। और इसी ग्रेविटी की वजह से और भी मैटर एकत्रित होने की वजह से नेबुला का सर्कमफ्रेंस सिकुड़ने लगा। इससे जो रोटेशन मूवमेंट हमें मिला था, वो और भी तेज हो गया। तो जैसे ही डस्ट क्लाउड से बनी ये डिस्क घूमने लगी, उसके सेंटर में एक वॉर्टेक्स बनने लगा, जो हर चीज को सेंटर की ओर खींच रहा था। इससे देखते देखते ज्यादातर मैटर सेंटर में एकत्रित होने लगा। इन सबसे सेंटर में प्रेशर बढ़ने लगा, जिससे वहां का तापमान भी बढ़ गया। जब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के संपर्क में आए, तब उनके बीच न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और हीलियम मॉलिक्यूल्स बनने लगे। और ये वही रिएक्शन है जो हमारे सन में देखने को मिलता है। यानी अब तक ये प्रोसेस एक छोटे से सन को पैदा कर रहा था। इस छोटे से सन के पैदा होते ही इसका नाम रखा गया प्रोटोस्टार। इस प्रोटोस्टार के इर्द गिर्द प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क घूम रही थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सैटर्न के इर्द गिर्द जो रिंग्स होते हैं। इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में सिर्फ मेटल और सिलिकेट ही ऐसे सब्सटेंसेस थे जो इस छोटे सन के मिजाज को झेल सकते थे, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। और इसलिए वो छोटे सन के पास रहने लगे और ग्रेविटी की वजह से उन्होंने पास मौजूद मैटर को आकर्षित किया। इससे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स बने। जो मॉलिक्यूल्स काफ़ी सेंसिटिव थे, वो प्लैनेटरी डिस्क में सन से दूर रहने लगे। पर इन सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स की तादाद मेटल और सिलिकेट से ज़्यादा थी, इसलिए वो सन से दूर गैस जाइंट बने, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून बने। इन सब के बाद जो बचे कुछ मॉलिक्यूल्स थे, वो आज भी एस्ट्रॉयड के रूप में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट, काइपर बेल्ट और ऑट क्लाउड में। जब प्रोटोस्टार का जन्म हुआ था, तब छोटे छोटे स्पेस रॉक्स बने जो एक दूसरे से टकराते रहते थे। इसी टकराव से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जैसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के अलावा एक और प्लैनेट थिया का निर्माण हुआ था, जो मार्स के मुकाबले 4 गुना बड़ा हुआ करता था। और ये हमारे अर्थ से टकरा जाता है। टकराव इतना जबरदस्त था कि थिया के कुछ टुकड़े और पृथ्वी मिलकर एक ही प्लैनेट बन गए। पर उसी दौरान एक छोटा टुकड़ा बाहर अलग से उड़ गया और उसी टुकड़े से हमारे चांद का निर्माण हुआ था। इस कोलिजन को आज हम जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं और बिग स्प्लैश के नाम से भी। बिग स्प्लैश से अर्थ का साइज आज की अर्थ जैसा ही हो गया था, पर इसकी वजह से अर्थ की ग्रेविटी भी बढ़ गई थी। इस ग्रेविटी ने आसपास के एस्ट्रॉयड को अर्थ की तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से एस्ट्रॉयड बारिश की तरह पृथ्वी पर बरसने लगे। उस समय तो अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं था जो अर्थ को इन एस्ट्रॉयड से बचा सके। हजारों सालों तक चलने वाली इस एस्ट्रॉयड की बारिश ने पूरी पृथ्वी को एक मॉल्टन प्लैनेट में बदल दिया था। इस वजह से हैवियर डेंस एलिमेंट्स डूब गए और हल्के लेस डेंस मॉलिक्यूल्स ऊपर आने लगे। और इसीलिए हमारे अर्थ का सारा मैटर अलग अलग लेयर्स के रूप में दिखता है, जैसे इनर कोर, आउटर कोर, इनर मेंटल, आउटर मेंटल और क्रस्ट। इस प्रोसेस के दौरान जो गैसेस कम डेंस थी, वो क्रस्ट से भी ऊपर उठने लगी और उन गैसेस ने अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर बनाया। कुछ समय बाद जब एस्ट्रॉयड कम हुए और इन एस्ट्रॉयड की बारिश अर्थ पर कम हुई,
अर्थ का टेम्परेचर कम होने लगा। एटमॉस्फेयर में मौजूद सल्फेट्स, हाइड्रोकार्बन्स और अन्य गैसों के रिएक्शन ने पानी तो बनाकर रखा था, पर वो इंटेंस हीट के कारण वेपर्स के रूप में एटमॉस्फेयर में फ्लोट हो रहा था। जब अर्थ पूरी तरह से ठंडी हुई तब उन वेपर्स को कंडेंस होने का मौका मिल गया और फाइनली पूरी अर्थ पर बारिश होने लगी, जिसने फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया को जन्म दिया। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस की हेल्प से सल्फर कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स डाइजेस्ट करके हवा में ऑक्सीजन को रिलीज करने लगे और ऐसे ही धीरे धीरे करके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और टॉक्सिक गैसेस की मात्रा कम होने लगी। बढ़े हुए ऑक्सीजन गैस ने ओजोन गैस O3 की लेयर को बनाया और अर्थ आज जैसी बनने लगी। सो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे।